हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टारगेट है 16 और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने पीछे के जो 15 टारगेट हैं उनको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपने उन 15 टारगेट को कंप्लीट कर लिया है, मैं पूरे गारंटी के साथ आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग 80 से 90% सिलेबस बड़े आराम से कवर कर चुके हो। जो एक दो चैप्टर्स बच रहे हैं उन चैप्टर्स को भी आप लोगों के साथ कवर करा दिया जाएगा और बड़े आराम से आप लोग अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो अगर सिर्फ उस चीज का रिवीजन भी कर लो तो। बात रही करंट अफेयर्स की, तो अभी जैसे ही एग्जाम की डेट पता चलती है उस टाइम पे करंट अफेयर्स के लिए एक्टिव होना होता है और वो स्पीडी की करंट अफेयर्स लेके उसमें इंपोर्टेंट मार्क करके उस चीज को ही पढ़ना है। बाकी चीजें नहीं तो हिस्ट्री बन जाती है अगर उसे बहुत पहले से चीजों को करते चलो तो। अभी हम बात करेंगे, आप लोगों को करवा देंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा, लेट जो हुआ है एक दिन वो मैंने आप लोगों को बता दिया, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों में से ही कुछ ने कहा था कि भैया ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट नहीं हुई है और पापा जी की तबीयत भी खराब थी जिसके बारे में मैंने इन्फॉर्म किया और अभी भी थोड़ी सिचुएशन ऐसी ही है, लेकिन कोई बात नहीं है। आप लोगों का जो टारगेट है वो पूरी तरीके से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे जो बच्चे कह रहे हैं न्यू टारगेट क्लासेस उसको भी अनाउंस करने जा रहे हैं जल्द ही, अगले कुछ दिन के अंदर ही उसको अनाउंस कर देंगे। तो फिलहाल के लिए आप लोग रेडी रहिए। ये है हमारा 0 टू हीरो तक का सफर जिसमें आप लोगों ने 15 टारगेट कवर किए हैं, जिसके अंदर आप लोगों को खुद को पता होगा कि बहुत ज्यादा स्टैटिक जीके जो मोस्ट इंपोर्टेंट वाली थी उसको भी हम कवर कर चुके हैं। अब आगे जो चीजें होंगी उसमें आप आराम से रिवीजन करिएगा, आपको लिखने का झाड़ नहीं रहेगा। मैक्सिमम लड़के जो मार खाते हैं वो इसी वजह से खाते हैं कि वो क्या होता है, लास्ट टाइम 45 दिन बचे हैं, अब वो लिखने में लग जाते हैं। अब आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ रिवाइज करिएगा। जब हम आगे चीजें करवाएंगे तो उनके साथ आप रिवाइज करिएगा। स्टैटिक जीके में जो गांधी युग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी से रिलेटेड आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यही मॉडर्न इंडिया का पार्ट बचा हुआ था। अब ये हमारी जो हिस्ट्री चल रही थी, इंपॉर्टेंट हिस्ट्री, उसको हम कवर कर चुके हैं और ये कवर खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। अब इसके अंदर हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सारे के सारे पार्ट हमारे खत्म हो गए हैं। तो गांधी युग हमें कवर करना है जो सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है अब तक का। जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म इंपोर्टेंट होता है उसी तरीके से ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसके बाद न्यायपालिका में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। एससी और एचसी के बारे में पढ़ते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे कि जहां भी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच थोड़ा सा तकरार आता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे यहाँ बनना शुरू हो जाते हैं और कंटिन्यू बन ही रहे हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इस चीज को हम कवर करेंगे। इसी के अलावा राज्य की कार्यपालिका के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसमें हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, तो इस चीज को हम लोगों को कवर करना है। तो ये है हमारी स्टैटिक जीके जिसको हम कवर कर रहे हैं। और अब ये स्टैटिक जीके आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जो आगे आप पढ़ोगे वो आपका मेन फोकस रहेगा करंट अफेयर्स, क्योंकि स्टैटिक जीके आपकी लिखी हुई है, इसको आप रिवाइज करते रहेंगे और सिर्फ आप लोगों को करंट अफेयर्स ही पढ़नी है। बात करते हैं साइंस में, तो साइंस में हमारा जो चैप्टर है वो है इस बार क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये चैप्टर मैं आप लोगों को बता दूं, क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है ना, वो ग्रुप डी 2022 का अगर आप पेपर उठा के देख लें तो वहां पे 9th की एनसीईआरटी से कुछ नहीं आया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 2025 के एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। देखो, वो एग्जामिनर के माइंड सेट पे डिपेंड करता है। आपके जो सिलेबस में लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है कि क्लास 10th सीबीएसई लेवल अप टू 10th लिखा हुआ है, अप टू क्लास 10th सीबीएसई लेवल, और सीबीएसई में चलती है एनसीईआरटी। तो किसी एग्जामिनर ने इतना ज्यादा सीरियस ले लिया कि उसने सिर्फ 10th की एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछ दिए थे, 9th से उसने क्वेश्चंस नहीं पूछे थे। कहने का मतलब यह है आपका ग्रेविटेशन, फोर्स, मोशन, वो कुछ नहीं पूछा उसने, सिर्फ केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेस, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है, कार्बन कंपाउंड, कार्बनिक कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे और पीरियोडिक टेबल से भी नहीं पूछा क्योंकि वो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होगा आगे। 2022 में पूछा था पीरियोडिक टेबल से, लेकिन 2024 में नहीं पूछा है क्योंकि वो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन हम आपको करवाएंगे जरूर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो पहले 9th नहीं पूछा है तो हम 9th को छोड़ दें, क्योंकि 2024 में पूछ लिया है, टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछ लिया है, एएलपी के एग्जाम में पूछ लिया है, तो ग्रुप डी में भी पूछा जा सकता है और पूरी तरीके से उम्मीद है। इसलिए 9th और 10th की एनसीईआरटी आपके लिए रामबाण होगी और इसको आपको करना ही करना है अच्छे से। बाकी इसके अंदर एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसकी मार्किंग में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा ही। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको जरूर से जरूर कवर करिएगा। एक एक रिएक्शन, एक एक लाइन,
इसके प्रैक्टिकल भी, ये जो प्रयोग लिखे रहते हैं इनको भी पढ़ना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछता है वो। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? एक एक चीज आप लोगों से पूछी जाएगी, इसलिए भैया बहुत अच्छे से चीजें पढ़नी है आप लोगों को। अम्ल और क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, ठीक है, पीएच स्केल की वैल्यू, पीएच स्केल में आप लोगों से पूछ लेता है एक एक चीज, जितने भी पीएच वैल्यूज है इंपोर्टेंट वाली वो सब पूछता है, स्पेशली जो एनसीईआरटी में दी हुई है उनसे रिलेटेड तो एक एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। इसलिए भैया, क्योंकि अब बात क्या है, ग्रुप डी के अंदर पेपर डिफिकल्ट, आप लोगों ने सुना होगा ग्रुप डी का पेपर एएलपी से भी डिफिकल्ट आता है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यह है, एएलपी वेएलपी में भरते हैं 19 लाख 20 लाख 30 लाख बच्चे फॉर्म, ठीक है, लेकिन ग्रुप डी में भरते 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म। तो जब आप लोगों का पेपर चलता है तो आप लोगों का पेपर चलता है महीने भर, और जब महीने भर पेपर चलता है तो उनके पास क्वेश्चंस नहीं बचते हैं। तो फिर क्या है, वो निचोड़ते हैं एक एक लाइन को कि यहां से भी क्वेश्चन बना दो, यहां से भी क्वेश्चन बना दो, और वो एआई से क्वेश्चंस बनवा लेते हैं। और एआई क्वेश्चन कैसे बनाता है? वो तो भाई साहब हर लाइन से उठा के क्वेश्चन बना लेगा। उसको क्या कहना है, एआई को तो कॉन्टेक्स्ट देना है सिर्फ कि क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 इसके मेरे को 1000 एमसीक्यूज क्वेश्चंस चाहिए, वो आपकी एक एक लाइन से उठा के क्वेश्चन बना देगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और वही क्वेश्चन उठा के वो लोग रख देते हैं उसको रीचेक करके। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोगों को इसकी एक एक लाइन पढ़नी है, क्योंकि सिलेबस से बाहर उन्हें डालना नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि वो फंस जाते हैं। और सिलेबस से बाहर डालेंगे नहीं तो सिलेबस में तो एनसीईआरटी है, तो पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद बाकी की चीजें कवर करनी है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से करना। और बाकी मैंने इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर मार्क भी कर रखी हैं। वैसे तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही होती हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने मार्क भी करके दे रखा है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। तो इसको कंप्लीट करना है किसके साथ? विद आप लोगों को एग्जाम्पलर भी करने हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ साथ करते चलने हैं। जो मैं इतना टाइम दे रहा हूं ना, कुछ बेवकूफ हैं जो टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, तो आप वेस्ट करते रहिए। और कुछ धुरंधर बच्चे हैं, वो क्या चाहते हैं, अरे यार टाइम मिल गया एक दिन और, चलो ऐसा करता हूं, पहले मैंने एनसीईआरटी का थ्योरी कवर कर ली, ठीक है, अभी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करे, अब मैं एग्जाम्पलर कर लेता हूं, अब इसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेता हूं, इसका एक लेक्चर एमसीक्यूज का भी देख लेता हूं। मतलब उसने पूरी तरीके से चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, और वो वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे टेस्ट भी लगा लिए हैं, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप लोग क्या है, सिर्फ 2 घंटे का लेक्चर देखा, उसको भी अनमने मन से देखा, अच्छे से देखा नहीं, और फिर आप चाहते हो कि आपके 100% आउटपुट मिल जाए। 100% आउटपुट पता है कब मिलते हैं? 100% आउटपुट मिलते हैं आपने लेक्चर कंप्लीट किया, उसके नोट्स अगर बना सकते थे तो बनाए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी एनसीईआरटी की बुक पे जो एक्स्ट्रा फैक्ट थे वो लिखे, पूरी तरीके से आपने अपनी एनसीईआरटी को कवर किया, उसका एक एक एग्जाम्पल किया, उसकी एक एक रिएक्शन को हमने देखा, और तब वो कंप्लीट मानते हैं जब उसमें से कुछ चीजें कम से कम 70 से 80% चीजें तो याद हो ही जाए, तब वो मानते हैं कि मेरा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद वो एमसीक्यूज देखने के लिए चलते हैं, तो पहले अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाते हैं कि मेरे यहाँ कैसे क्वेश्चंस यहाँ से आए, क्या मुझसे क्वेश्चंस बन पा रहे हैं, अरे 80% क्वेश्चंस मैं बना पा रहा हूं या नहीं बना पा रहा हूं, क्योंकि मेरा चैप्टर तो कवर हो गया। अगर नहीं बना पा रहा हूं तो फिर वो लेक्चर दोबारा से देख लेते हैं, और लेक्चर देखने के बाद फिर वो अपने क्वेश्चंस को करेंगे, एमसीक्यूज को, फिर उसके बाद एग्जाम्पलर करेंगे जाके, और जब ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी फिर जाके लगाएंगे टेस्ट। अगर वो टेस्ट में 80-90% मार्क्स लेके आ पा रहे हैं, तब समझते हैं कि हाँ भाई हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो फिर से वो उस चीज को रिवाइज करते हैं। लेकिन आप में से क्या है, कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता है, और फिर आप चाहते हो 100% आउटपुट मिल जाए। अबे कोई घोल के तुम्हारे मुंह में थोड़ी पिलाएगा कि ये ले भाई सिलेक्शन की घुट्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही तपना पड़ेगा। अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो एक राह दिखाने वाला आपको मिल सकता है, लेकिन मेहनत तुम्हें ही करनी पड़ेगी। अगर तुम ये सोचते हो कि भाई साहब आपके साथ कोई आएगा आपके मुंह में को खाना बढ़ाएगा कि ले खा, तो ऐसा नहीं होगा। सिलेक्शन तो अपने ही दम पे होगा, सिर्फ गाइडेंस चाहिए होती है बच्चे को, और वो गाइड हम कर रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलेक्शन आपको अपने दम पे लेना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा मेहनत करके। अब एक बात बताओ, आपका दोस्त जैसे मैं बोल रहा हूं इस तरीके से एक एक चीज को क्लियर करता चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, 2 घंटे का लेक्चर देखा, उसको भी भूल गए, छोड़ दिया, कोई रिवीजन नहीं किया, आप सोचते हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, जितना तगड़ा कंपटीशन है कभी जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप सिर्फ पढ़ के छोड़ देते हो। इतना जो टाइम मिल रहा है, इस टाइम को कुछ लोग अपॉर्चुनिटी समझते हैं कि यार मेरे को 2 दिन एक्स्ट्रा मिल गए, अब मैं इस चीज को रिवाइज कर लेता हूं, मेरी ये चीज छूटी हुई थी इसको कर लेता हूं। और कुछ लोग बेवकूफ ऐसे हैं कि अभी टारगेट दे दो, ठीक है हम तो दे ही दे रहे हैं, टारगेट देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या जो चीजें पहले हो गई हैं वो आपने कवर कर ली है, वो आपको आती हैं। अगर वो नहीं आती है मेरे प्यारे बच्चे, तो टारगेट वारगेट करने से कुछ नहीं होगा, चाहे तुम 100 बार टारगेट कंप्लीट कर लेना। टारगेट का मजा तब है जो चीजें दी गई हैं। टारगेट क्या होता है,
मेरा टारगेट है कि मैं इस चैप्टर को पूरी तरीके से निचोड़ दूं, एक एक चीज कंप्लीट कर लूं, लेकिन वो चीज आप करते नहीं हो, तो टारगेट कंप्लीट करने का मतलब क्या हुआ? टारगेट तभी कंप्लीट माना जाएगा जब उसमें आप अच्छा स्कोर करने लग जाओ। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, वीडियो देखने के बाद रिवीजन भी करना होता है और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना होता है। इसके बाद मैथ्स में बात करें तो पिछली बार ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट की थी। हाइट एंड डिस्टेंस से कई बार हमारे यहाँ एक क्वेश्चन आता है बस, और वो भी बड़ा सिंपल सा, ठीक है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। ऊंचाई एवं दूरी, ये जो है ऊंचाई एवं दूरी ट्रिगोनोमेट्री का ही एक पार्ट है। उन्नयन कोण और अवनयन कोण पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, वही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। अगर आप बना लोगे तो करीब करीब 20 से 30 क्वेश्चन हैं, और उन 20 से 30 क्वेश्चन से ही बार बार रिपीट होकर क्वेश्चंस आते रहते हैं। आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो रट जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे। एक बात और मैं बता दूं, कुछ लोगों की लत ये होती है कि उन्हें बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने। आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने पे मत जाइए, आप क्वेश्चन लिमिटेड ही लगाइए, लेकिन उनको मल्टीपल टाइम्स करिए। उससे क्या होगा, आप लोगों की चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं इस तरीके से करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से करना। आधे से ज्यादा चीजें आपको रट जाएंगी और वो डायरेक्टली हूबहू वहां पे देखने को मिलेगा। अगला जो है हमारे यहाँ 1 से 2 क्वेश्चंस मिलते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन के, ठीक है। ये है हमारी द्विघात समीकरण एवं बहुपद। द्विघात समीकरण एवं बहुपद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप नीचे ये डिफरेंस लिखना कि द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में क्या अंतर है, ये आप नीचे लिख के देना, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और मैं मानता हूं करीब करीब 2 क्वेश्चंस आप मान के चलिए। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर करनी है इसकी, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। तो लेक्चर में प्रोवाइड करवाऊंगा। और एक बात मैं आप लोगों से कह दूं, ये मेरे को पता है ज्योमेट्री बची हुई है, ठीक है, ये मैं जानता हूं कि ज्योमेट्री बची हुई है। आप कुछ चीजें मेरे को जरूर से जरूर बता दीजिएगा मैथ्स के अंदर, क्योंकि इसका तो सिलेबस बिल्कुल पक्का पता है, लेकिन मैथ्स में आप मेरे को बता दीजिए क्या मीन मोड मीडियन ये वाला चैप्टर हमने करा दिया है। ये स्टैटिस्टिक्स वाला जो चैप्टर होता है, क्या ये एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स हो गई है, नहीं हुई है, और नहीं हुई है तो हम इसको करवाएंगे, क्योंकि इसके भी 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं और सबसे ज्यादा आसान चैप्टर ये माना जाता है। तो अभी हम लोगों को जो करना है वो जियोमेट्री करनी है, ठीक है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स करनी है, और पाई चार्ट वगैरह जो आते हैं ग्राफ वो करने हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है जो आगे के टारगेट्स में खत्म हो जाएंगे, तो टेंशन फ्री होकर इस चीज को करेंगे। इसके अलावा अगर कोई चैप्टर बच रहा है तो आप मेरे को जरूर से वो बताइए। जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे प्रोबेबिलिटी बच रहा है साहब, तो प्रोबेबिलिटी से हमारे यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल बेसिक आते हैं, तो वो भी आप लोगों को करवा दिया जाएगा, उसकी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी और कोई चैप्टर हो तो बता देना। बाकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हमारे यहाँ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। अगर आप कहोगे तो करवा देंगे, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आप लोगों से जरूर चाहूंगा कि भैया आप ये जो चैप्टर है रिमेनिंग चैप्टर लिखा है मैंने, क्योंकि आप दुनिया भर की बातें करते हैं। मैंने आप लोगों से पूछा कि भैया ये बता दो कि रीजनिंग में कौन से चैप्टर रह गए हैं। पहली बात तो रीजनिंग लगभग कंप्लीट है, लेकिन फिर भी अगर 1-2 चैप्टर आपको लगता है कि ये चैप्टर रह गए, आप मेरे को बताइए, मैं उसको इंक्लूड करूंगा। जैसे कि इस बार मैंने लिखा है रिमेनिंग चैप्टर इफ एनी, अगर कोई चैप्टर बचा है तो मेरे को बताओ, मैं उसको इस टारगेट में डालूंगा, ठीक है। और अगले टारगेट के लिए भी आप मेरे को बता दो, मैं अपने आप को फॉरवर्ड कर लूंगा सेव्ड मैसेज में, और अगले टारगेट में उन चैप्टर्स को इंक्लूड करूंगा। तो प्लीज आप रिमेनिंग चैप्टर्स में जरूर से बताएं कि रीजनिंग में क्या चीजें बची हैं। बाकी आप लोगों को इस बार हाइट एंड डिस्टेंस करना है, जो 1 घंटे का चैप्टर है। ओनली कितने घंटे का? सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का चैप्टर है। 1 घंटा यहाँ पे यहां देना है, 1 घंटा आपको यहां देना, वो 2 घंटे आपको यहां देने हैं द्विघात समीकरण के अंदर, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। और 1 घंटे का लेक्चर होगा बहुभुज का, 1 घंटे का लेक्चर होगा बहुभुज का। और मैं आप लोगों को बता दूं, यहां से 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे। कितने? 3 to 4 क्वेश्चंस आने की उम्मीदें हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो आपके द्विघात बहुपद और समीकरण पे आ जाते हैं, एक आध क्वेश्चन कभी पॉलीगन से भी मिल जाता है और एक आध क्वेश्चन यहां से भी मिल जाता है। तो इसको हमें बहुत अच्छे से करना है। मैं बार बार समझा रहा हूं, सिर्फ नेक्स्ट टारगेट मत करो, टारगेट तो मैं दे ही दूंगा आपको। इस चीज पे ध्यान दो कि जितनी चीजें कंप्लीट हो रही हैं वो आपको याद भी हो, वो चीजों के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। रिमेनिंग चैप्टर इफ एनी, तो प्लीज मेरे को बताइएगा इस बार आपका रीजनिंग में कौन सा चैप्टर रखना है, उसके मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, और वही चैप्टर मैं आप लोगों को लेक्चर में दे दूंगा। तो ये अभी कर देना है काम, ठीक है। और बाकी मेरे प्यारे बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है, इस टारगेट को आप अचीव करिए। नेक्स्ट टारगेट भी मैं आप लोगों का बना के रख दूंगा, अगर आप लोगों ने मेरे को चीजें बताई कि ये चीजें रीजनिंग में बची हुई हैं। बाकी मैथ्स का मेरे को पता ही है, आगे हम ज्योमेट्री उठा लेंगे, एलिमेंट्री स्टैटिक्स उठा लेंगे, टेंशन मत लीजिएगा।
ज्योमेट्री बड़ा चैप्टर है तो ज्योमेट्री को हाफ धीरे धीरे लेके चलेंगे और अगले 2 से 3 टारगेट में ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी और साथ में एक छोटा सा चैप्टर जैसे एलिमेंट्री स्टैटिक्स, ग्राफ, ये सब चीजें करवाते चलेंगे थोड़ा थोड़ा। और ज्योमेट्री लंबा है इसलिए उसको धीरे धीरे लेके चलेंगे। वैसे हमारे यहाँ जो है वो बेसिक ही आता है, बहुत बड़ा नहीं आता है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। बाकी बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि नया कब आएगा बैच, तो नया वाला जो बैच है उसका अनाउंसमेंट जल्दी कर दूंगा मैं और फिर बेहतरीन तरीके से लग जाना है। रिवीजन करिएगा आप लोग, लेकिन पहले इसको आप कंप्लीट करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।